हेलो फ्रेंड्स और वेलकम है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेजर पेपर 3 सेमेस्टर 2 हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये देखिए, मेजर पेपर 3 सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का हमारे पास सिलेबस है। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है सोर्सेस, जिसमें पढ़ना है लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। उसके बाद प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। यूनिट 2 में वैदिक सिविलाइजेशन, रिलीजियस मूवमेंट, जनपद एंड महाजनपद और अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में। और यूनिट 3 मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है और यूनिट 4 भी पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट 1, 2 एंड 3 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा मेजर पेपर 3 सेमेस्टर 2 यूनिट 1 का प्रश्न नंबर 1। भारत के इतिहास के प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन कीजिए, है ना। कौन कौन से प्रमुख स्त्रोत हैं? तो देखिए, प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी हमें अनेक प्रकार के स्त्रोतों से प्राप्त होती है। ये स्त्रोत 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है साहित्यिक स्त्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा है यहाँ पे पुरातात्विक स्त्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। तो साहित्यिक स्त्रोत में देखिए क्या क्या आते हैं, यानी लिटरेरी सोर्सेज में वैदिक साहित्य आ गए, इसमें 4 वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं और बौद्ध साहित्य आ गए, जिसमें बौद्ध साहित्य में आते हैं त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश आदि से मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। तीसरा आ गया जैन साहित्य, इसमें आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के उपदेशों और समकालीन समाज का पता चलता है। उसके बाद संस्कृत ग्रंथ जैसे कालिदास, बाणभट्ट, रजत तरंगी आदि से राजाओं और समाज की झलक मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में आ गया हमारा, देखिए, इस इतिहास के ठोस प्रमाण माने जाते हैं, है ना। जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं शिलालेख यानी अशोक के, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के, हर्ष के, ये सब के अभिलेखों से शासन और धर्म की नीति का ज्ञान मिलता है कि उस समय में क्या धर्म का नीति था, ठीक है, क्या नियम था, ये सब। ओके। और देखिए मुद्राएं, उस जमाने की मुद्राएं भी हमें कहीं कहीं मिलती है, जैसे कि उससे शासनकाल के बारे में, व्यापार के बारे में, आर्थिक स्थिति और धार्मिक प्रतीकों की जानकारी देती हैं। स्मारक और मूर्तियां मिलती हैं, तो स्तूप, मंदिर, मूर्तियां, उससे हम उस समय की कला और संस्कृति को जानने में मदद मिलती है। तीसरा है विदेशी विवरण, यानी जो फॉरेन हमारे देश में घूमने आए थे उन्होंने क्या विवरण यहाँ पे छोड़े हैं, जैसे कि विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में प्रत्यक्ष विवरण छोड़े हैं, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्यकालीन समाज का चित्र खींचा, है ना। फाहयान और वेनसांग ने गुप्त और हर्षकालीन भारत का वर्णन किया था। उसके बाद अल बरूनी ने उनका जो तहकीक हिंद बुक था, उन्होंने भारतीय जीवन और यहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानकारी दी थी। तो निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखेंगे कि भारतीय इतिहास के सभी स्रोत यानी साहित्यिक, चाहे पुरातात्विक या फिर विदेशी, ये एक दूसरे के पूरक है और इनके अध्ययन से भारत के प्राचीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति और संस्कृति की संपूर्ण तस्वीर उभर कर सामने आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बतलाना है कि क्या क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वे 2500 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। ये विश्व की सबसे प्राचीन नागरिक सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा भी था। उत्पत्ति इसका कहाँ था? इस सभ्यता की उत्पत्ति पर मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये भारतीय और कुछ इसे पश्चिम एशिया से प्रभावित मानते हैं, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान तक था। मुख्य स्थल इसके थे हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, लोथल, कालीबंग और धोलावीरा, ये सब इसके मुख्य स्थल थे। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग उस समय में क्या थी, हमें पता चलते हैं कि सड़कों का जाल उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित था। पक्की ईंटों के घर मिलते हैं, नालियाँ, स्नानागार और जल निकासी प्रणाली थी। मोहेंजोदाड़ो का ग्रेट बाथ इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का कुशल प्रमाण देता है ना। उस जो हमें सामान मिली खुदाई में, उसे हम बयान कर सकते हैं कि ये चीज़ उस जमाने में भी था। समाज और अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाज संगठित था, परंतु वर्ग में भेद था, है ना। कृषि, पशुपालन और व्यापार प्रमुख थे। मेसोपोटामियम से व्यापारिक संबंध थे। धातु उपयोग में तांबा, कांसा और सोना का उपयोग होता था।
धर्म की बात करें तो धर्म मातृदेवी और पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। वृक्ष की, नाग की, सूर्य और जल की भी पूजा का वहाँ प्रमाण मिलता है। अग्नि पूजा और यज्ञ की प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। अब इसके देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो हो सकता है कि बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई हों, नदी मार्गों का बदलाव हो गया हो, आर्यों यानी किसी बाहरी का आक्रमण, या फिर आर्थिक और प्रशासनिक दुर्बलता। तो ये सब कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल वह है जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था। यह काल पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग में विभाजित किया जाता है ना। प्री हिस्ट्री पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग में। पूरा पाषाण युग जिसको कि हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं, इसका मतलब होता है पुराना पत्थर। ठीक है, तो इस एज में मनुष्य शिकारी और संग्रह करता था, गुफाओं में रहता था और आग का उपयोग करना जानता था। औजार मोटे और पत्थरों से बनते थे। भारत में भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में जो कि है और बेलन घाटी में इसके स्थल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग यानी मीजोलिथिक पीरियड, यह काल पूरा पाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। ओके, देखिए तो इसमें औजार जो होते थे वे छोटे छोटे और नुकीले होते थे। मनुष्य अर्धस्थायी जीवन जीने लगा था, कुत्ते को पालतू बनाए स्टार्ट होने लगा था। उसके बाद शिकार के साथ कृषि का प्रारंभिक रूप शुरू हुआ। अब देखिए नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक पीरियड, तो इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर ली थी। मिट्टी के बर्तन, पशुपालन और व्यापार का आरंभ हो चुका था। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल मिलते हैं चिरांद जो कि बिहार में, महगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए यूनिट 2, तो उसके प्रश्न नंबर 1 है वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता बतलाना है। ठीक है, तो देखिए वैदिक सभ्यता भारतीय संस्कृति की जड़ है। इसका काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ओके, इस युग में आर्य लोग भारत आए और पंजाब से गंगा घाटी तक फैले, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो कि था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो इस जमाने में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? देखिए राजा राज्य का मुखिया था पर निरंकुश नहीं था। ठीक है, सभा और समिति जैसे संस्थाएं उसे मार्गदर्शन देती थी। युद्ध और रक्षा का कार्य राजा का प्रमुख कर्तव्य था। सामाजिक व्यवस्था, तो समाज पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, यानी पुरुष प्रधान था। उसके बाद विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था थी और इस जमाने में विधवा विवाह भी था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और स्त्रियों का शिक्षा का अधिकार था, जैसे गार्गी, मैत्रेय, ये सब प्रसिद्ध विदुषियों का वर्णन मिलता है। और आर्थिक व्यवस्था उस जमाने में क्या था? देखिए तो कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। बैल, गाय और घोड़ा मूल्यवान संपत्ति माने जाते थे। व्यापार में विभिन्न जैसे बार्टर सिस्टम प्रचलित थे। ठीक है, यानी कि सामान के बदले सामान लेना। बाद में काल में धातु उपयोग और सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। धार्मिक विचार, तो आर्य लोग प्रकृति और शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र आदि। ठीक है, यज्ञ धार्मिक क्रियाओं का मुख्य अंग था। बाद में ब्रह्म और आत्मा जैसे दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो देखिए वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब बड़ी देन है। संगीत, नृत्य और शिक्षा का उच्च स्तर था उस जमाने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों एवं उनके प्रभावों की तुलना करना है। तो ठीक है, तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब वैदिक कर्मकांड और यज्ञ अत्यधिक जटिल हो गए थे, तब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने सरल और मानवतावादी धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या कहते हैं? देखिए अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ठीक है, तीर्थंकर, मोक्ष का मार्ग, ईश्वर का निषेध। ठीक है, यानी आत्मा ही कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बनती है। तो ये सब जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है ना, 4 आर्य सत्य। दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है और दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो ये था 4 आर्य सत्य। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ये सब 8 नियमों का पालन करना उसमें आवश्यक होता है। मध्यम मार्ग ईश्वर के प्रति मौन और निर्वाण, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो ये सब बौद्ध धर्म के प्रमुख
सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए दोनों धर्मों का प्रभाव क्या पड़ा। तो अंधविश्वास और पशु बलि का विरोध हुआ था, जातिवाद के खिलाफ समानता का प्रचार, नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सत्य संयम की भावना का प्रसार हुआ, कला, स्थापत्य और शिक्षा क्षेत्र में बौद्ध विहारों और स्तूपों का निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारण का वर्णन करना है। मगध का उदय प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। यह क्षेत्र आज के बिहार, पटना या नालंदा में है। ठीक है, उदय के प्रमुख कारण क्या कहते हैं, देखिए तो भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो गंगा के तट पर होने के कारण यहाँ उपजाऊ भूमि और जल स्रोत उपलब्ध थे, इसलिए इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और राज्य समृद्ध हुआ था। तो ये उत्पत्ति का कारण हो सकता है ना। खनिज संपदा, यानी राजगृह और गया के आसपास लोहा और अन्य खनिज, ठीक है, बहुत ही मात्रा में थी, इससे हथियार और औजार निर्माण आसान हुआ था। कुशल शासक थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये सब कुशल शासक थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया। सैन्य शक्ति भी अच्छी थी, मगध के पास प्रशिक्षित सेना थी और हाथियों की बड़ी संख्या थी जो कि युद्ध में लाभ देती थी, और राजनीतिक एकता और प्रशासन भी था। ठीक है, तो ये सब कारण थे किसके उदय के, मगध साम्राज्य के उदय के क्या क्या कारण थे। भौगोलिक स्थिति वहाँ पे अच्छी थी, खनिज संपदा का भंडार था, कुशल शासक भी थे, सैन्य शक्ति भी थी, राजनीतिक एकता और प्रशासन भी था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर के भारत आक्रमण के कारण और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए आक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं। सिकंदर की महत्वाकांक्षा विश्व विजेता बनने की थी। यूनान और फारस पर विजय पाने के बाद उसका लक्ष्य भारत था। भारत के सोने, रत्न और व्यापारिक संपदा की प्रसिद्धि थी, है ना। तो उसने लूटने के लिए किया होगा आक्रमण। भारतीय राज्यों के में आपसी मतभेद होने का कारण आक्रमण आसान बन गया था। ठीक है, आक्रमण का क्रम कैसे बताओ, देखिए तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया। उसके बाद उसने पोरस को हाइडास्पीड यानी झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे पुनः राजा बना दिया। प्रभाव क्या पड़ा, यूनान और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, व्यापारिक मार्ग खुले। सिकंदर की वापसी के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय सेनाओं को एकता और संगठन की प्रेरणा मिली। अब नेक्स्ट यूनिट 3 की क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। वे प्रथम महान सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के प्रथम बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त का जन्म मगध के निकट पाटलिपुत्र में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह मौर्य कुल की क्षत्रिय थे, जबकि कुछ इतिहासकार उन्हें निचली जाति के मानते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और मगध पर अधिकार जमा लिया था। यूनानी शासक सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो कि सुनेता आई थी, उनका लाभ उठाकर उन्होंने पंजाब, सिंध, काबुल और गंधार तक अपना राज्य फैलाया था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और शासन व्यवस्था संगठित थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र प्राप्त किए। बाद में उसने शांति समझौता किया और सेल्यूकस की पुत्री से विवाह कर लिया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में जाकर संन्यास लिया, जहां उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंदुसार का जीवन और उसके कार्य का उल्लेख करना है। ठीक है, तो बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। ग्रीक लेखकों के अनुसार उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। देखिए बिंदुसार ने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने लगभग 16 राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। बिंदुसार का शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, है ना। अपने पिता की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। उनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व और समृद्धि का काल था। यूनानी शासक एंटिओकस के साथ उनके राजनयिक संबंध थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्राट अशोक और उनकी जीवन की उपलब्धियां के बारे में बताना है। तो सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माने जाते हैं। वह बिंदुसार के पुत्र थे और 273 ईसा पूर्व में उन्होंने शासन पर बैठे थे वो। ठीक है, प्रारंभ में वे एक वीर और कठोर शासक थे, परंतु कलिंग युद्ध के बाद उनकी जीवन की दिशा बदल दी। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि ने अशोक के मन को विचलित कर दिया। परिणाम स्वरूप अपनी हिंसा को त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। जब उन्होंने देखा कि कलिंग युद्ध के दौरान बहुत सारे जो लोग थे वे मारे गए थे, तो इसने
मतलब इस कारण से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक नीतियाँ बनाई और अपने साम्राज्य के अंदर और बाहर यानी श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। ठीक है, अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए स्तूप, विहार और धर्म यात्राएं की। उसने साम्राज्य और धार्मिक सहिष्णुता और पशु हत्या पर नियंत्रण, जन कल्याणकारी कार्य जैसे कुआं, सड़क आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक की धम्म की संकल्पना यानी धम्म की कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। तो देखिए, अशोक ने धम्म किसी संकीर्ण धार्मिक विचार पर आधारित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य समाज में शांति, एकता और नैतिकता स्थापना करना था। ठीक है, अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, माता पिता, गुरुजनों और वृद्धों का आदर, प्राणियों के प्रति दया, सत्य, संयम और आत्मनियंत्रण का पालन, प्रजा के प्रति राजा का कर्तव्य, न्यायपूर्ण व्यवहार। ठीक है, धम्म का प्रचार उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने धम्म प्रचार के लिए शिलालेखों और स्तंभों का सहारा लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य प्रशासन की प्रकृति और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, तो मौर्य प्रशासन भारत के इतिहास में सबसे संगठित प्रशासन था। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? राजा, ठीक है, इनमें भी राजा हुआ करता था, मंत्री परिषद भी होते थे, अमात्य यानी अधिकारी वर्ग भी थे। ठीक है, शासन, कर वसूलने के लिए, तो ये सब के लिए अधिकारी वर्ग भी थे। सेना विभाग भी होता था, न्याय विभाग भी और राजस्व विभाग भी। ठीक है, और प्रांतीय प्रशासन भी था, जैसे कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और नगर प्रशासन भी था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। ठीक है, तो पतन के मुख्य कारण क्या कहते हैं? देखिए, अशोक के बाद कमजोर शासक आए थे, अत्यधिक विशाल साम्राज्य था जिसे नियंत्रण करना कठिन था, प्रांतीय शासकों की स्वतंत्रता की लालसा थी, आर्थिक संकट थी, सेनाओं का मनोबल गिर चुका था, यवनों यानी ग्रीक और शकों का आक्रमण हो चुका था, और धार्मिक सहिष्णुता, तो ये सब के कारण राजनीतिक दुर्बलता आई और जो मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेजर पेपर 3 हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।